हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम स्टूडेंट श्रीवास्तव और हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, तो इसमें जो आज का टॉपिक उसमें से है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम कैसे एक फोर्स को डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं वो देखेंगे। फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसकी SI यूनिट और CJ सिस्टम में क्या क्या यूनिट होती है, और मोमेंटम के बारे में भी पढ़ेंगे, और मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसको भी पढ़ेंगे। और फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसको स्टार्ट करते हैं। होता क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसे लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या किया था कि दो वेक्टर्स को हम क्या कर रहे थे, उसको एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसी का प्रोसेस का हमको क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में इसका उल्टा करना है कि अगर हमको एक वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर को हम ब्रेक करके, जैसे अगर फोर्स भी तरीके का क्या वेक्टर है, तो एक फोर्स को हम ब्रेक करके दो वेक्टर्स, टू और मोर फोर्सेस में किस तरीके से लिखेंगे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हमें एक वेक्टर दिया होगा और वेक्टर को हमें उससे दो कंपोनेंट, दो या तीन, दो से ज़्यादा कंपोनेंट में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो जैसे कि हमने अब आपको पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन के प्लेन में हम एक वेक्टर को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है और एक फोर्स दे रखा है एफ वेक्टर का, जो जिसका एंगल एक्स एक्सेस का क्या है, थीटा बना रखा है। ठीक है, तो अब हमें इस कंपोनेंट को एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में इसका कंपोनेंट क्या गिरेगा वो निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिखते हैं वैसे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल बनाएंगे, डॉट 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 कंप्लीट करके, तो इसमें ओ पी उसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और ऐसे इधर भी हम एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया है या स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना क्या है, अब इन ट्रायंगल हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी पी। ठीक है, तो अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना तो एक्स कंपोनेंट हमारा ये हो जाएगा और वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों की लेंथ हमें पता लग जाएगी, तो हम क्या कह पाएंगे, कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में डायरेक्शन में निकल आएगा। कैसे, आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले हम ओ बी लेंथ या मतलब एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। तो पहले कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, ओ बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, जो विकर्ण कहते हैं ओ पी। ठीक है, और ये दोनों लेंथ है क्या, ओ पी है क्या, ओ पी आपका फोर्स है एफ। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ओ पी क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है, इसको हम अगर एफ एक्स लिखें, एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स आ रहा है, इसको एफ एक्स मान लें, तो एफ एक्स आ गया एफ कॉस थीटा, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, सिंपल सा ट्रायंगल में ही है, तो यहाँ पे साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी वी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। ठीक है, तो पी वी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ पी साइन ऑफ थीटा, और ओ पी है क्या, एफ है, और ओ बी क्या है, ये आपका एफ बाई अगर लिख लें, तो एफ बाई मतलब फोर्स का जो है बाई कंपोनेंट में क्या कंपोनेंट आ रहा है उसकी बात करें, तो एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स आपका आ रहा है एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में एफ वाई आ रहा है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या इसको हम ये जो चीज़ है इसी के तो बराबर है। तो यहाँ पर इस फोर्स को दिखाने का जो तरीका है वो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हमें फोर्स है तो फोर्स में डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो है ही आपका, तो इसका जो कंपोनेंट है जब आप इसको गिराओगे तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है जो कि एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में इसको गिराओगे तो यहाँ पे एफ साइन
थीटा, ठीक है। तो एक बार ये एफ आई है, ठीक है। तो एक बार एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा आ रहा और वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आ रहा। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने करा क्या है, एक फोर्स को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ रहा है इसकी हमने बात कर ली, ओके। अब जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सीखा है उसको हम मल्टीपल एग्जांपल्स के तहत समझ भी लेते हैं कि एक फोर्स को कैसे हमें तोड़ना, ठीक है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, बार बार हम वो चीज़ जो फॉर्म ट्रायंगल बना के नहीं देखेंगे। अब हमको करना क्या है कि जिसके साथ भी थीटा दे रखा है तो वहाँ पे कॉस टर्म गिरेगा, उसके अपोजिट साइन टर्म गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फोर्स है तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपका एफ कॉस थीटा आ जाएगा जो पहले ही कर चुके हैं, और एफ वाई में एफ साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन रहा, ये डायरेक्शन को देखना है ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऐसा तो इधर का इधर आ जाएगा और ऊपर क्या इस तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए थीटा इसके पास है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे एफ साइन थीटा। तो जो कॉस के पास होगा वो थीटा के पास होगा, उस पर कॉस कंपोनेंट गिरेगा और उसके अपोजिट साइन गिरेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर पे ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये इधर गिराएंगे तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इसके पास है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर गिराओगे तो आपको ये मिलेगा, इधर गिराओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे निगेटिव में भी क्या आ रहा है, निगेटिव ऑफ एक्स टाइप में एफ साइन थीटा आपको आ रहा है, पॉजिटिव बाई में एफ कॉस थीटा आ रहा है। तो आप हार्ड कॉस्ट रूल नहीं बना लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में हमेशा कॉस नहीं करता है, एंगल भी आपका देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ आएगा, एंगल आएगा उस हिसाब से आपका ट्रायंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे जो बेस और लंब आधार सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ अभी और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि कैसे आप इसको मल्टीपल एग्जाम्पल्स में लगाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है हमने पूरे एक्स और पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव बाई, नेगेटिव बाई सब बना रखा है। अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट के नहीं चारों कोऑर्डिनेट आपके एक साथ दिख रहे हैं, तो इसमें कैसे डील करेंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में है थीटा किसके पास है, वाई के पास है, तो यहाँ पे आपका एफ कॉस थीटा गिरेगा और डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। इधर नेगेटिव में आएगा, इधर गिरा होगा तो एफ साइन थीटा आ जाएगा। इधर आप देख रहे हो एक्स थीटा किसके पास है, इसके पास, तो इसको ऐसे गिराओगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से एफ कॉस थीटा और नेगेटिव वाई में एफ साइन थीटा, ठीक है। सिंपल है आपका, जिधर भी आपका थीटा दे रखा हो तो कॉस गिरा देना है और उसके अपोजिट साइन, और आपको जो भी एंगल दे रखा है और डायरेक्शन भी आप इजीली पहचान पाओगे, उसको तोड़ के जिस डायरेक्शन में भी आ रहा है उसकी डायरेक्शन जब तोड़ोगे तो आपको डायरेक्शन उसी हिसाब से मिल भी जाएगी, ठीक है। तो अब हमको बात करनी है फोर्स, जो हमारा जो टॉपिक का नाम था फोर्स एंड मोशन। तो अब आपका हम बात कर पाएंगे फोर्स होता है क्या। तो फोर्स क्या है, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, चेंज करता है, क्या चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जो कोई वस्तु अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो उसको ट्राई करता है कि वो चेंज हो जाए। जरूरी नहीं कि चेंज कर पाए, लेकिन ट्राई करता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो उसको ट्राई करता है कि उसकी पोजीशन क्या होता है, जो भी कंडीशन में है उसको चेंज कर पाए। तो पहली कंडीशन होता है चेंज ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला देगा, और अगर मोशन में है तो हो सकता है कि मोशन बढ़ा भी दे, अगर कोई वेलोसिटी v से चल रही तो और तेजी से वो चलने लगे, या फिर उसको रोक भी सकता है, ठीक है। तो और देखेंगे भी कैसे ये बात कह पा रहे हैं। और दूसरा क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, और इसकी हम फोर्स की जो यूनिट है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि साइन यूनिट ऑफ फोर्स क्या न्यूटन होती है, और उसको अगर एमकेएस में पूरी तरह से खोल के लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, और सीजीएस में इसी फोर्स की यूनिट होती है उसे डाइन कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कन्वर्जन में सीखा भी था कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, mL/t-2। ये इतनी नीचे की जो तीसरा पॉइंट है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाकी चीज़ें ये है कि फोर्स करता है क्या, फोर्स हमारा एक तरीके का ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी कोई भी मोशन या फिर कोई भी कंडीशन है, जिस कंडीशन में कोई बॉडी है उसको क्या करता है, उसको उस कंडीशन में डिस्टर्ब करता है कि आप उसको फोर्स लगाएंगे, एटलीस्ट ट्राई करता है कि वो कंडीशन बदल जाए, ठीक है। चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो तो उसको क्या करेगा, रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, या हो सकता है उसको और स्पीड बढ़ा दे,
और क्या अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो जो विरामावस्था की पोजीशन है उसको क्या करेगा, मोशन में लाने की कोशिश करेगा। ला पाएगा नहीं ला पाएगा वो बात अलग है, ठीक है। तो जो पिछली स्लाइड्स थी तो हमने बात की कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट पिक्चर को जानने के लिए आपको न्यूटन के जो 3 नियम दिए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो तीनों को हमको समझना पड़ेगा। न्यूटन के तीनों नियम क्या है, तो एक्चुअल में हम फोर्स की पूरा समझ पाएंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि पहला नियम था फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है कि एक बॉडी हम रिमेन्स एट रेस्ट में ही रहना चाहिए और कंटिन्यूस टू मूव, या चलते रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, अनलेस कि जब तक ये कंडीशन को मेंटेन रखी जब तक हम एक बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना करें। तो जब तक हम कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस पर, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो मेंटेन रहेगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे हमने फोर्स लगाया वैसे हो सकता है कि वो मोशन जो स्टेट है वो वैसे मेंटेन ना रहे, ठीक है। तो हो सकता है चेंज हो जाए फोर्स लगाने से। तो इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स। तो इसमें क्या है कि जब जैसे ही बस रुकी होती है और एकदम स्टार्ट होती है तो पैसेंजर कहाँ जाते हैं, उनको लगता है कि वो पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्योंकि बस जब स्टार्टिंग में थी तो स्टार्टिंग में क्या आप रेस्ट में थे, और जैसे ही गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा तो वो इनर्शिया की वजह से क्या हुआ, वो आगे की तरफ जाना चाहता था। तो आपकी जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी, ठीक है। तो उस फोर्स के कारण आप एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। ऐसे ही जब गाड़ी क्या चलते चलते स्टॉप होती है तो पैसेंजर कहाँ जाते हैं, पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, सडनली क्या होता है, पहले तो आप मोशन में थे गाड़ी के साथ, और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो आपकी बॉडी तो मोशन में थी, तो उसको काउंटर करने के लिए वो आगे की तरफ भागती है, ठीक है। यही इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम अभी नेक्स्ट जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको पढ़ेंगे। तो हम न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब है कि एक बॉडी है जो चल रही है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने पर क्या होगा कि उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, जो कि आगे भी बात करेंगे। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे उसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मोमेंटम में उसका क्या किया, चेंज किया। मास तो चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुई, वेलोसिटी। जैसे आपने फोर्स लगाया वैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जिस दर से मोमेंटम चेंज होगा वही क्या है, हमारा फोर्स। जब इसको आप एक्चुअल में जानते हैं किस फॉर्मूले से, F बराबर एम एस, यही है, यहीं से तो हम बात करते हैं। F बराबर एम है, एम क्या है, मास है, ए है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। जैसे ही आप मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। वहां पे वैल्यू पुट की, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब समय के साथ मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मास समय के साथ चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो बाहर आ जाएगा और फिर डी बाई डी टी बन जाएगा। तो ये जो डी बाई डी टी यही आपका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम बात ये कर पाए कि फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ क्या है, फोर्स, एम का है मास ऑफ बॉडी, एक है एक्सेलरेशन। और सबकी यूनिट आपको पता ही है, इसकी न्यूटन, इसकी केजी, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है ये फोर्स की यूनिट है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको बार बार ना लिख के हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है किकिंग ऑफ फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या होती है, पहले रेस्ट में रहती है, आप फोर्स किक करते हैं। तो किक करने का मतलब क्या है कि फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले जो अवस्था रुकी हुई थी, इनिशियल मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी वहाँ पे 0 थी, तो आपने किक किया, वेलोसिटी उसमें आ गई। तो इसलिए क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन में आपकी मोमेंटम क्या था, 0 था। फाइनली उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाने के, किक करने के बाद क्या मोमेंटम पास ऑन हो गया। तो इससे क्या हुआ, मोमेंटम उसकी बॉडी का चेंज हो गया। किस कारण से, जब आपने किसी एक्सटर्नल फोर्स को उसमें लगाया, ओके। अब जो न्यूटन का तीसरा नियम, जो लास्ट नियम है, उसमें क्या बात की गई थी कि फॉर एवरी एक्शन, जो भी आप क्रिया करते हैं उतना ही प्रतिक्रिया आपके ऊपर लगती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखा जाए कि जब कभी भी हम किसी बॉल को पुश करते हैं तो बॉल को तो पुश तो कर नहीं पाते, इसका मतलब जो बल हमने लगाया उतना ही बल आपके क्या कहते हैं बॉल ने भी आपकी तरफ लगाया।
अगर हमारा फोर्स अगर किसी का भी ज़्यादा होता, मतलब इक्वल नहीं होता, तो होता क्या कि अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगाया, रिएक्शन से अगर ज़्यादा लगाया होता तो दीवार टूट जाती। ठीक है, दीवार इसका नहीं टूट रही है, इसका मतलब है जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स बॉल ने हमकी तरफ लगाया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे छत पे हम कभी कभार खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा जितना वेट है वो वेट तो हम पूरा का पूरा कहाँ लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, तो उतना ही लोड हमारा जो हमने लगाया है छत पे, तो छत उतना ही लोड हम पे लगा रही, तभी तो हम वहाँ पे खड़े रह पा रहे हैं। तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी बताता है कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना फोर्स सिस्टम भी हम पे लगा रहा है, तो हम वहाँ की जो कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो मैं न्यूटन के तीनों नियम के बारे में बात कर ली। तो न्यूटन का जो पहला नियम था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो हमको बताता है कि कब कितना बल लगाने पर हम किसी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाएंगे। और दूसरा है फोर्स की वैल्यू को बताता है कि F बराबर ma, कि हम अगर किसी बॉडी में मोमेंटम को चेंज किया है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा या कितना फोर्स लगाने पर हमें वो वैल्यू एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। ठीक है, और तीसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे मेंटेन रहती है, कि हम कोई चीज़ अगर कहीं फोर्स लगा रहे हैं और आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस बॉडी ने भी आपकी तरफ उतना ही फोर्स रिएक्शन की फॉर्म में लगाया होगा। ठीक है, तो आपकी अब हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि हमें पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें लेंथ भी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी हो गया, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तो हम बात कर लेते हैं। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेंथ, एरो की जो लेंथ होगी उसी से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि मैं कितना फोर्स ज़्यादा है, 10 है 12 है तो 10 का कम लेंथ बनेगा एरो का, और 12 है तो उसका ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ एरो होगा, जिस दिशा में भी एरो जा रहा होगा वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट और है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि हम किस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लोकेशन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो जैसे कि अगर आपकी बॉडी की बात कर ली जाए, ठीक है, तो उसमें अनगिनत पॉइंट्स हैं कि आप वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं किसी भी फोर्स लगाने के बाद वो किस बिंदु पर लगाएं, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो वो जो पॉइंट होता है उसी को हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने फोर्स के बारे में बात कर ली, उसमें एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई थी जब हमने फोर्स का न्यूटन का सेकेंड नियम पढ़ा था, F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम बात करते हैं वो मोमेंटम है क्या, तो अब बात करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम कुछ नहीं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या बताता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि उसका कितना मास है और कितनी गति से या वेलोसिटी से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है, गुणनफल ही क्या है, हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, तो वेयर पी इज क्या है, मोमेंटम है, जिसमें केजी मीटर पर सेकेंड होता है, मास एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि पी, जैसे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डायमेंशन उसकी क्या है, mlt-1, कैसे आएगी, ये तो हमने बात करी रखी है पहले चैप्टर में, मास का कैपिटल एम, वेलोसिटी का lt-1, तो डायमेंशन आपका mlt-1 है। ठीक है, लेकिन साथ साथ में हम ये समझ लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर दो बॉडी हमने सेम हाइट से फेंकी, और सेम हाइट से फेंकने का मतलब क्या है, दोनों को सेम हाइट से फेंका गया लेकिन दोनों का मास ज़्यादा है, एक का कम है एक का ज़्यादा है। ठीक है, तो ए बॉडी का मान लेते हैं मास 10 kg है, बी बॉडी का मास 15 kg है, तो सेम हाइट से गिराया, तो जब सेम हाइट से आप गिराएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए जब सेम हाइट गिरेगी नीचे आएगी, तो जब नीचे आते आते दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों कंडीशन में इस केस में क्या है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप मोमेंटम पूछो किस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मास आपने डिफरेंस क्रिएट किया है कि मास ए बॉडी का आपने 10 kg माना है, मास बी बॉडी का 15 kg माना है। ठीक है, तो जो 15 kg वाली बॉडी है उसका मास ज़्यादा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी बी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू वेलोसिटी, कंपेयर टू मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो आपको कई बार क्या होगा कि जो जब चीज़ नीचे टकराती है तो ज़्यादा मास वाली जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा फोर्स के साथ नीचे की तरफ गिरती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, मोमेंटम ज़्यादा होता है। किस वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है, कम। ऐसे ही क्या होता है कि अगर आपकी दो बॉडी हैं जिसका मास क्या कहते हैं, अगर दूसरा केस हमारा क्या, अभी हमने मास डिफरेंस किया, अब हम देख लेते हैं दोनों की वेलोसिटी सेम है, नहीं दोनों की मास सेम है, और अब वेलोसिटी क्या है, अलग है।
तो अब जैसे कि ए बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी का मास हमने सेम रखा है 10 kg और बी बॉडी का भी मास 10 kg है, बस दोनों में क्या है फर्क है, इसकी वेलोसिटी 15 है और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस केस में जो मास है बी मोमेंटम है बी बॉडी का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों मास की सेम वेलोसिटी टकराएंगी तो उसके अलग अलग वेलोसिटी टकराएंगी, मास सेम होने के कारण क्या होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, जो मोमेंटम होगा बी बॉडी का ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो आपको महसूस ये होगा कि बी बॉडी को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप दोनों तरफ से देख रहे हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है लीनियर मोमेंटम के केस में। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी बात करेंगे कि ना मोमेंटम को हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें लिखने की कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि अगर ये कहीं कब पाएंगे, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई बाहरी बल नहीं लग रहा होगा किसी सिस्टम या पार्टिकल में, तब उस केस में क्या कह पाएंगे, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नहीं चेंज होगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि आपकी मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ना हम मैग्नीट्यूड में चेंज मानेंगे ना ही डायरेक्शन में मानेंगे। तो इसमें हम इवेंचुअली क्या कह पाएंगे, अगर कोई सिस्टम है इनिशियल मोमेंटम उसका p था और फाइनल मोमेंटम p2 था, तो दोनों का जो समेशन होगा इनिशियल सिस्टम का और फाइनल सिस्टम का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे भी कि एक्सटर्नल फोर्स हटने से क्या फर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था उसी कंडीशन को दोबारा आते हैं, उसको समझते हैं और आगे आते हैं। तो न्यूटन का जो सेकंड नियम था उसमें हमने क्या बात की थी, एफ एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स जब लगाएंगे तो मोमेंटम फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या बात की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बात ये थी कि जब 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 कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तब हम क्या कह पाएंगे कि मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जैसे ही आप जीरो रखोगे तो dp बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब कि कोई चीज़ को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब p की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह पाते हैं p की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो जो चीज़ हम कह पाते हैं, तो यहाँ से हम क्यों कह पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने के कारण मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही तो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या बोल पा रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम का, वो फाइनल मोमेंटम जो भी था, अनलेस एंड अनटिल क्या होगा, जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम, इस जो कंजर्वेशन है इसको हम इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन भी हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। और आपके जो सिलेबस में है रिकॉयल ऑफ गन, कि गन किस तरीके से आप गन को गन में क्या होता है, बुलेट फायर होती है। तो बुलेट जब फायर होती है तो बुलेट आगे जाती है और गन कहाँ जाती है, पीछे। तो कोई ना कोई मोमेंटम आपको हिट करता है ना पीछे, तो उसको भी हम समझेंगे क्यों आता है वो, ठीक है। तो इस जो एप्लीकेशंस है उसमें रिकॉयल ऑफ गन जो हम बात कर भी रहे थे, तो उसमें दो कंडीशन आपको देखने को समझने को मिलेगी। एक हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे जब बुलेट जा रही होगी, और दूसरी गन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जैसे ही आप किसी गन से बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा, बुलेट मूव करेगी फॉरवर्ड विद किसी न किसी मोमेंटम से मूव फॉरवर्ड करेगी। लेकिन दूसरे में हम क्या कहेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए हम सोचेंगे इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ था, जब गन चलाई थी, गन चलाने से पहले क्या था, आपका जो सिस्टम था रेस्ट में था पूरा का पूरा, गन के अंदर आपकी बुलेट होगी, दोनों ही कैसे रेस्ट में थे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी बुलेट आगे गई तो कुछ ना कुछ, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उसी मोमेंटम से गन क्या आएगी, पीछे की तरफ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे कोई सिस्टम पे नहीं लगा, इंटरनली तो फोर्स कुछ ना कुछ आपने ट्रिगर किया है, कि जो आपने गन में ट्रिगर दबाया होगा तो उसमें इंटरनल फोर्स आ गया, लेकिन एक्सटर्नली कुछ आपने फोर्स नहीं लगाया। तो इस केस में क्या होगा, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे गई होगी उसी मोमेंटम से गन क्या होगी, पीछे की तरफ रिकॉयल होके आई होगी, ठीक है। तो इस केस में जो रिकॉयल ऑफ गन है, इसको एक पिक्चर की फॉर्म में समझाया गया है कि हमने क्या कंसिडर किया है कि mv मास ऑफ बुलेट है, vv वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, mg कैपिटल mg मास ऑफ गन है, कैपिटल vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन है,
ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या, जब बुलेट अंदर थी आपकी गन के, इनिशियल कंडीशन में सिस्टम क्या था, रेस्ट में, तो वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू पी फाइनल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, सिस्टम जब कभी भी आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो इनिशियल कंडीशन में हम क्या बता पाए, इनिशियल मोमेंटम क्या जीरो हो गया, ठीक है। अब फाइनल कंडीशन देख लेते हैं। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप बुलेट को फायर करेंगे वेलोसिटी की वजह से जो बुलेट होगी आगे की तरफ से किसी न किसी वेलोसिटी वीवी वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है। और उसी तरीके से जितना मोमेंटम इसने कैरी फॉरवर्ड आगे किया है गन, उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ लाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि अब आपको ये जो मोमेंटम है कि आपने कोई ट्रिगर किया है, हमको ये वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ गन, कि किस वेलोसिटी से ये जो रिकॉइल होगा पीछे की तरफ जो गन आएगी किस वेलोसिटी से आएगी, ठीक है। तो जैसे कि इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल क्या हो गया है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, किसके बराबर है, जीरो। ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। अब हमने जैसे ही वेलोसिटी ऑफ गन निकालना हुआ तो एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस के साइन के साथ, और वी जी कैपिटल वी जी माइनस एम बी वी बी डिवाइड बाई मास ऑफ गन। तो यहाँ पर हमको ये पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो आपके नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब हम क्या मान के चल रहे थे कि पहले जो हो सकता है वेलोसिटी ऑफ गन आगे की तरफ, लेकिन हमको पता है पीछे की तरफ आती है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि गन बैकवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। इसी को रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपकी पीछे अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये भी पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन होती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है, वो काफ़ी तेजी जाती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी मास कितना कम होता है। और सेम मोमेंटम के साथ जो हमने बात की भी थी कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपका जो मोमेंटम इक्वल करना है, तो मास आपका बुलेट का कम था तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा थी, और यहाँ पे मास ज़्यादा है गन का तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम। तो कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपकी जो गन की वेलोसिटी होती है कम होती है, लेकिन काफ़ी होती है कि आपको सपोर्ट तो देना ही होता है गन को चलाने के लिए, ठीक है। क्यों होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि रिकॉइल ऑफ गन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो कंडीशन दे रखी है कि एक बुलेट है जिसकी मास 20 ग्राम है, जो कि फायर की जाती है गन से, ऑफ मास 5 kg। तो मास ऑफ गन क्या है, 5 kg, और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 400 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाती है। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन की हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ बुलेट दे रखा है जो कि 20 ग्राम्स, जिसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे 20 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, और आपको मास ऑफ गन दे रखा है 5 kg, और आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल सा इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पे जो फॉर्मूला जनरेट हुआ था वेलोसिटी ऑफ गन का एम बी वी वी डिवाइड बाई मास ऑफ गन, ठीक है। सिंपल आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मास ऑफ बुलेट 20 × 10⁻³ इंटू 400 बुलेट की वेलोसिटी डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ गन जो आपकी है सॉल्व करने पर जो आएगी वो आती है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख ये पा रहे हो कि आपका जो वेलोसिटी मास क्या है, मास ज़्यादा है, ठीक है। तो मास अगर किसी भी बॉडी का ज़्यादा है तो वेलोसिटी की क्या होगी, कम होगी। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, 400 मीटर पर सेकेंड, और गन की वेलोसिटी कितनी आ रही, 1.6 मीटर पर सेकेंड। जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये सीरीज मुझे को लगता है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो हमने यहाँ पे जो आज को टॉपिक्स कवर किए हैं इस लेक्चर में, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरीके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से रिजॉल्व किए गए हैं, फिर हमने फोर्स की बात की, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, उसके बाद मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन पढ़ा, और साथ में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।